हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर सेकंड था वो कंप्लीट हो गया है लास्ट क्लास में। नया चैप्टर है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का अपना नया चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन क्लास 11th यू स्टडीड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। क्लास 11th के अंदर तुम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन का, यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, हेल्थ क्या है, फिजिकल फिटनेस क्या है और वेलनेस क्या है, इसके बारे में तुम पढ़ चुके हो। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन एज द फाउंडेशन एंड कॉर्नर स्टोन ऑफ हेल्थ। और तुम लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि जो अच्छा न्यूट्रिशन है वो हमारी हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है और हमारा एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। सो व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड पब्लिक इन द कॉन्टेक्स्ट। और इसलिए जो पब्लिक न्यूट्रिशन है वो, उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है, इसको हम यहाँ जानेंगे। लेट अस फाइंड आउट। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई थी वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्या डेफिनेशन दी गई थी WHO द्वारा? WHO ने डेफिनेशन दी थी कि हेल्थ क्या है, हेल्थ सिर्फ डिजीज़ की एब्सेंस ही नहीं है, बल्कि हेल्थ हमारी जो फिजिकल, मेंटल और सोशल जो वेलबींग है उसको हम क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। यानी कि सिर्फ डिजीज़ की एब्सेंस होना ही हम हेल्थ नहीं कहेंगे, जबकि हम फिजिकली भी फिट हों, मेंटली भी फिट हों और हम सोशली भी फिट हों, तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। The concept of public health refer to the collective action taken by society to protect the promote the health of the whole population। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक हेल्थ का वो किसके लिए रेफर किया गया है, यानी कि हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए जो एक कलेक्टिवली एक्शन लिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यानी कि हम एक एक जो सोसाइटी है, हर एक ह्यूमन बीइंग फैमिली में रहता है और फैमिली एक सोसाइटी का पार्ट होता है। तो जो सोसाइटी है हमारी, उस पूरी सोसाइटी के लिए, उस पूरी सोसाइटी को हेल्दी रखने के लिए जो भी कलेक्टिवली जो एक्शन लिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक हेल्थ कहेंगे। इन क्लास 11th यू वर इंट्रोड्यूस टू द टर्म्स अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। क्लास 11th के अंदर तुम जो अंडर न्यूट्रिशन क्या है और ओवर न्यूट्रिशन क्या है इनको भी पढ़ चुके हो। क्या होता है अंडर न्यूट्रिशन और क्या होता है ओवर न्यूट्रिशन, एक बार और हम देख लेते हैं। एक टर्म आती है माल न्यूट्रिशन। क्या टर्म होती है? माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, कुपोषण। यानी कि किसी भी एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता से होने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहेंगे, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण कहेंगे। फिर जो माल न्यूट्रिशन है वो दो तरह का होता है, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा होता है ओवर न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें अंडर न्यूट्रिशन की, तो किसी भी एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की कमी होना वो क्या कहलाएगा, अंडर न्यूट्रिशन। और ओवर न्यूट्रिशन क्या है, किसी भी एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की अधिकता होना वो क्या कहलाएगा, आपका ओवर न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो ये जो टर्म है इसको आप 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो। द मिशन इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन इज टू प्रिवेंट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन एंड टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। और जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का एक मिशन है उसके अंदर जो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन है दोनों को ही प्रिवेंट किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको मेंटेन किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है उसका मिशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मिशन है जो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन है उसको प्रिवेंट करना, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी नहीं हो और ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी नहीं हो। और इसके अलावा जो हमारी पॉपुलेशन है उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको सही बनाए रखना, ये मिशन किसका है, ये पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का मिशन है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। वाई डू वी नीड
to focus on this specific aspect in the field of nutrition. Malnutrition is the underlying cause of at least 50% death of children under 5 year of age. यानी कि जो malnutrition है उसकी वजह से लगभग 50% जो डेथ है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? malnutrition की वजह से। मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में जो 50% बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि 50 बच्चे जो है वो 5 साल के होने से पहले पहले माल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं। The statistics for nutrition related problem in our country reveal an alarming situation. हमारे देश की जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनकी सिचुएशन बहुत अलार्मिंग स्टेज पे है, यानी कि बहुत ही आप यूँ कह सकते हो एक तरह से मतलब खतरे वाली स्थिति अपने यहाँ पर देखने को मिलती है। Almost 1/5 of the infant born in India was low birth weight babies. हमारे यहाँ पर जो 1/5 जो इन्फेंट है वो कैसे पैदा होते हैं? वो लो बर्थ वेट पैदा हो रहे हैं। यानी कि लो बर्थ वेट का मतलब क्या है? जिनका वजन 2.5 kg से कम है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का, शिशु का जब जन्म होता है तो उसका एवरेज वेट कितना होता है? तो उसका एवरेज वेट होता है 2.5 kg। जिस बच्चे का वेट 2.5 kg से कम है इट मीन्स वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। और हमारे भारत देश के अंदर 5 में से 1 बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हो रहा है। लो बर्थ वेट may have adverse effect throughout their growing years and may have adverse implication even in adult life. और जो लो बर्थ वेट बच्चा पैदा हुआ है उसके ग्रोइंग ईयर में और ग्रोइंग ईयर के साथ साथ एडल्ट लाइफ में भी उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लो बर्थ वेट बच्चा है और वो जो लो बर्थ वेट बच्चा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा तो उसको बार बार इन्फेक्शन भी होंगे। तो इस वजह से जो नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ होगी वैसी ग्रोथ लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं उनकी नहीं हो पाएगी। लो बर्थ वेट में इवन लीड टू चाइल्ड मोर्टेलिटी। और कई बार लो बर्थ वेट जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, शिशु मृत्यु दर जो हो रही है उसमें लो बर्थ वेट का भी एक बड़ा रोल होता है। देयर इज वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन अमंग प्री स्कूलर्स एंड ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम माइल्ड एंड मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो प्री स्कूलर है उनकी जो ग्रोथ है वो भी कम होती है, क्योंकि जो लो बर्थ वेट बेबी होंगे उनकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों से वैसे ही कम होगी। और इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज फैमिली है, यानी कि ऐसी फैमिली जिनका सोशो और इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उन बच्चों की ग्रोथ जो है वो भी नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होगी। और इस वजह से क्या होगा? ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम माइल्ड एंड मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन। और इसीलिए जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से आधे बच्चे अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है। वो माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन का भी हो सकते हैं और वो मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन का शिकार भी हो सकते हैं। जो अंडर न्यूट्रिशन है उसको भी हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। माइल्ड यानी कि अंडर न्यूट्रिशन की जो स्टेज है वो शुरू हो गई है, मॉडरेट यानी कि मध्यम, और सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर कंडीशन में वो बच्चा अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है। तो आधे बच्चे हमारे यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनके आधे बच्चे अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। A large proportion of children suffer from micronutrient deficiency in varying degree of severity, also known as hidden hunger. और हमारे जो बच्चे हैं उनका एक बहुत बड़ा अनुपात जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उनमें देखने को मिलती है। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन वेरिंग डिग्री ऑफ सीवियरिटी, ऑल्सो नोन एज हिडन हंगर। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हिडन हंगर? तो हिडन हंगर क्या है? हमारे यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? न्यूट्रिएंट। वैसे तो हम ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि भोजन के अंदर उपस्थित वो सब्सटेंसेज या वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट कहेंगे या पोषक तत्व कहेंगे। और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो का मतलब होता है अधिक, और दूसरे होते हैं माइक्रो का मतलब होता है कम। तो
मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि जिनकी मात्रा हमें अधिक चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी मात्रा हमें अधिक चाहिए हमारी हेल्थ को बनाए रखने में, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है आपके, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर होता है और फाइबर होता है। इसके अलावा दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर दो चीज़ें आ जाती है, एक आपके विटामिन आ जाते हैं, दूसरा मिनरल्स आ जाते हैं। तो जो विटामिन और मिनरल की वजह से या इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हिडन हंगर कहेंगे। हमारे यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हम क्या कहेंगे? हिडन हंगर कहेंगे। द माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ मोस्ट कंसर्न आर आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन, फोलिक एसिड एंड B12। यानी कि हमारे यहाँ पर मोस्टली जो है वो कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है? तो हमारे यहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिंक की, विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी, आयोडीन, फोलिक एसिड और B12 की जो डेफिशिएंसी है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो कॉमनली जो डेफिशिएंसी है वो हमारे इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की देखने को मिलती है। If these problems are not controlled in time, they will not only affect physical growth, which may lead to smaller body stature in adulthood, but may also affect mental and cognitive development। और इस तरह की प्रॉब्लम को अगर टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इनका इफेक्ट सिर्फ फिजिकल ग्रोथ पर ही नहीं होता है, बल्कि इनका कुछ इफेक्ट जो है वो एडल्टहुड में भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इफेक्ट होता है। ऑल ऑफ दीज इन टर्न कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसके साथ ही साथ इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमारी प्रोडक्टिविटी पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी पड़ता है। यानी कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे हम जो काम करते हैं, काम करने के बाद में हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हम हेल्दी होंगे तो हम जो काम है वो अच्छा करेंगे और आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम हेल्दी नहीं होंगे, हमारा काम में मन नहीं लगेगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इसका, यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम आती है, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर और प्रोडक्टिविटी पर देखने को मिलता है। वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो किस पर देखने को मिलता है? तो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पर देखने को मिलता है। द कॉस्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन आर वेरी हाई। माल न्यूट्रिशन की हमें बहुत भारी जो कीमत है वो चुकानी पड़ती है। एक्सपर्ट हैव एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्टिविटी लॉसेज आर मोर देन 10% ऑफ लाइफ टाइम अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं या उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि एक इंडिविजुअल, एक जो व्यक्ति है, उसकी अगर किसी भी तरह की उसमें कोई डिजीज़ है या किसी भी तरह की उसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ है, तो उसकी जो लाइफ टाइम की जो अर्निंग है वो 10% या इससे भी ज़्यादा लॉस हो जाएगी। यानी कि वो जितना प्रोडक्टिविटी उसकी हो सकती थी, उसकी 10 या 10 से अधिक परसेंट जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरी लाइफ टाइम में उसकी कम हो जाएगी। एंड 2 to 3% ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द नेशन। और इसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के लिए जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें भी 2 to 3% जो है वो डिक्रीशन देखने को हमें मिलेगा। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट इफ वी टेकल माल न्यूट्रिशन वी कैन हेल्प इंडिया टू डेवलप, ग्रो इकोनॉमिकली एंड बिकम ए पावरफुल नेशन। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर हम माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम को टेकल कर लेते हैं तो हम हमारे इंडिया को डेवलप नेशन बना सकते हैं। हम डेवलप नेशन बनाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, हम उसको इकोनॉमिकली जो है वो ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे नेशन को पावरफुल नेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया मोस्टली फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ ओवर न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ऑन द राइज। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा भारत देश जो है वो मोस्टली कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है? तो मोस्टली अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन आजकल जो है ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स हैव ऑल्टर्ड देयर डाइटरी पैटर्न एंड लाइफस्टाइल। क्योंकि हमारे
पिछले कुछ वर्षों में जो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उन्होंने अपना जो डाइटरी पैटर्न है और जो लाइफस्टाइल है उसको काफ़ी ऑल्टर कर लिया है, काफ़ी चेंज कर लिया है। विद रिस्पेक्ट टू लाइफस्टाइल पीपल हैव बिकम मोर सेडेंट्री। और जो लाइफस्टाइल चेंज किया है वो कैसे चेंज किया है, वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गए। सेडेंट्री का मतलब क्या होता है, जो काम है उसको हमने तीन भागों में बांटा है, एक सेडेंट्री वर्कर, एक मॉडरेट वर्कर और एक हेवी वर्कर। सेडेंट्री वर्कर यानी कि जिनके ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, बैठे बैठे ही थोड़े बहुत कोई काम करना या बैठे बैठे ही उनका काम चल जाता है, ऐसे लोग सेडेंट्री वर्कर में आते हैं, यानी कि उनके कोई फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर वो करते हैं। मॉडरेट वर्कर कौन होते हैं, जो सेडेंट्री वर्कर से ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं या ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वो मॉडरेट वर्कर होते हैं। और हेवी वर्कर कौन होते हैं, जिनके जो फिजिकल वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, उनको हम हेवी वर्कर में रखते हैं। तो आजकल जो मोस्टली लोग हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा हो गया है, उनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया है, रिलाइंग ऑन फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग लेस एंड डूइंग लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और क्यों हो गया उनका सेडेंट्री, जैसे कि आजकल ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे साधन उपलब्ध है, तो इसलिए लोग जो है वो कम करते हैं और वो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम करते हैं। इन लार्ज सिटीज़ इवन चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इनफ आउटडोर गेम्स। और अगर हम लार्ज सिटीज़ की बात करें तो लार्ज सिटीज़ के अंदर जो बच्चे हैं वो भी आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं या नहीं खेलना पसंद करते हैं। और बड़ी सिटीज़ के अंदर इतना स्पेस भी नहीं होता है कि बच्चा बाहर जा कर के खेल सके, फिजिकल एक्टिविटी कर सके। इसके अलावा आज के टाइम में जो मोबाइल है, इसने लोगों को इतना वो कर लिया है, इतना बिजी कर लिया है कि बच्चे जो है वो मोबाइल में ही वीडियोस देखना, गेम्स खेलना, बस यही करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर ही करते हैं। इसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली डाइटरी पैटर्न है बिकम लेस हेल्पफुल। और इसके साथ ही साथ हमने हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो कम कर ही दी है, लेकिन साथ ही साथ हमने जो एक हेल्दी खाना था वो उसको भी हमने कम कर दिया है, हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं। फूड चॉइसेज हैव बिकम लेस हेल्दी। हमारे जो फूड चॉइस है वो लेस हेल्दी हो गई है, बिकॉज हम क्या क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, हम स्नैक्स ले रहे हैं, वेस्टर्न टाइप फूड जो हम ले रहे हैं, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, बिस्किट, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक, इवन इंडियन मिठाई, समोसा एट्सेट्रा। और ये सारे के सारे जो फूड जो हम ले रहे हैं, इनमें हाई एनर्जी होती है, शुगर फैट हाई होता है, सॉल्ट हाई होता है, और इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर कंटेंट है वो क्या होता है, लो होता है। और ऐसी डाइट जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, तो एट दिस द सेम टाइम इनटेक ऑफ होल ग्रेन, पल्सेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिड्यूज। और हम जब ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम होल ग्रेन यानी कि जो साबुत अनाज है, जो पल्सेज है, जो फ्रूट्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, उनका कंजप्शन हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, हम रिड्यूज कर दिया है। ऑल दीज लीड टू अनडिजायरेबल और इनअप्रोप्रिएट वेट गेन। और इस वजह से क्या हो रहा है, हम वेट गेन करते जा रहे हैं, अनडिजायरेबल वेट गेन करते जा रहे हैं, यानी कि जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारा वेट गेन हो रहा है, हम ओवरवेट के, ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। और इस वजह से ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से जो हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल रही है। दीज डिजीजेज आर नॉन कम्युनिकेबल एंड टेक देयर toll not only on the physical health but also on quality of life, adding to the financial burden। और ये जो डिजीज़ है इनको हम किस नाम से जानते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ओबेसिटी, ओवरवेट, कैंसर, अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन। ये सारी क्या है, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि एक दूसरे को टच करने से या उसके साथ बातचीत करने से ये डिजीज़ नहीं फैलती है, कम्युनिकेट नहीं होती है, इसलिए हम इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और इनका सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पर ही इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल बर्डन भी हमारे ऊपर क्रिएट हो जाता है। फाइनेंशियल बर्डन क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी डिजीज़ होगी तो उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा।
Thus, इंडिया इज सेड टू फेस द डबल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन। और इसीलिए हमारा भारत देश जो है उसको ये कहा जाता है कि हमारा भारत देश क्या कर रहा है, द डबल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन झेल रहा है, यानी कि मालन्यूट्रिशन का डबल बर्डन झेल रहा है। डबल बर्डन कैसे झेल रहा है, एक तो मालन्यूट्रिशन की कमी है, उस वजह से लोगों की हेल्थ सही नहीं है, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम है, और लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे भारत देश की जो इनकम है, जो ग्रोस एक इनकम ग्रोस प्रॉफिट होता है वो भी कम हो रहा है। इसके अलावा जो ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ओबेसिटी और हाइपरटेंशन इस तरह की जो क्रोनिक डिजीज हो रही है, तो उनका प्रेशर भी हमारा भारत देश झेल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा भारत जो है वो क्या कर रहा है, द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन झेल रहा है, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन प्लस ओवर न्यूट्रिशन दोनों की प्रॉब्लम ही हमारा भारत देश झेल रहा है। Further, although communicable disease like smallpox have been controlled, newer ones like HIV/AIDS and old ones like tuberculosis, hepatitis, malaria are increasingly in prevalence। यानी कि पहले के टाइम में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज़ को कंट्रोल किया गया, लेकिन उसकी जगह जो न्यूअर जो डिजीज़ है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि HIV/AIDS है। ये भी एक तरह की जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कि पुराने टाइम में जो ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि TB, हेपेटाइटिस, मलेरिया इस तरह की जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, उनके जैसे ही HIV/AIDS भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज कम्युनिकेबल डिजीज़ आर फार वर्स फॉर दोज हु आर नॉट ऑप्टिमली नरिश्ड। और ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, जो प्रॉपर तरीके से नरिश पर्सन नहीं है, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से हेल्दी पर्सन नहीं है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। that is those who are undernourished and those who are lower immunity due to obesity, diabetes, HIV/AIDS etc। यानी कि ऐसे पर्सन जो अंडर नरिश्ड है और या फिर जिनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो है, ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, HIV की वजह से हो सकती है। तो ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है या फिर जो अंडर नरिश्ड के शिकार है, ऐसे लोग जो ऑप्टिमली नरिश्ड नहीं है, वो उन पर कम्युनिकेबल डिजीज़ का असर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस पजेस challenges for doctors, nutritionists and the government in terms of treatment, control and prevention। और इसीलिए ये हमारे देश के जो डॉक्टर्स है, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट है और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज का विषय है, यानी कि ये जो डिजीज़ है इनको ट्रीट करना, इनको कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना, ये सारी ही चैलेंजिंग चीज़ें डॉक्टर्स के सामने, हमारी गवर्नमेंट के सामने है। There is a tremendous need for a trained cadre of public health professionals, including public health nutritionists, to address and solve these problems। और इसीलिए इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ट्रेंड कैडर ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट। और इसीलिए हमें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत है, ताकि इन प्रॉब्लम से निजात पाई जा सके और इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। तो लेट अस फर्स्ट एक्वेंट आवर सेल्वेज विद व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। तो अब हम जानेंगे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स, जुड़ना ना भूलें एड्यूमन चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको जो 12th क्लास का पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर इसी तरह से डिटेल में करवाया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इस क्लास के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू।